चाणक्य कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को पुनः स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत ही लाभ उठा रहे होंगे और साथ ही साथ जो मैं वीडियो दे रहा हूं उसको देखते हुए आप लोग जो भी त्रुटियां होती होगी तो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर हम लोग बोलते होंगे। कुछ त्रुटियां होती भी है तो उसको कमेंट के माध्यम से बोलिए कि हाँ इसमें त्रुटि है, आपको बखूबी उसको बताया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पर, ज़्यादा ना बात करते हुए, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल हम बताए थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम क्या बोले थे? हम यही बोले थे कि जो लाइट जाना चाहिए वह सघन से विरल में जाना चाहिए। किधर से जाना चाहिए? सघन से विरल में। तो जब हम सघन से विरल में लाइट को भेजते हैं, सनलाइट जब सघन से विरल में जाती है तो जो किरण सघन से आते हुए इस बिंदु पर कोण बनाता है उसको आपतन कोण, लेकिन जैसे ही वह सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। एक ऐसा कंडीशन आता है कि वह सतह से ही गुजरने लगती है, सतह से गुजरने लगती है। इस स्थिति में यह जो कोण बनता है इसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पर जो अपवर्तन कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर जो आपतन कोण का मान होगा IC, इसी कोण को क्या बोलेंगे? क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी मान बढ़ जाता है तो वह किरण इस सतह को छोड़कर सघन में ही गुजरने लगती है। इसी घटना को हम बोले थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसका शर्त क्या है? इसके बारे में हम यह बोल रहे थे कि इसका शर्त होगा तो क्या होगा। तो इसका जो शर्त है, इसका दो शर्त है। इसका क्या शर्त है? दो ठो शर्त है। तो जो पहला शर्त क्या होना चाहिए? तो प्रकाश को जब भी जाना चाहिए वह सघन मीडियम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। किस मीडियम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को जाना चाहिए। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त क्या कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए? कि जब प्रकाश आ रही थी तो उस कंडीशन में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। दो शर्त है। पहला शर्त क्या है? कि सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, तभी यह पूरा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नहीं तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन किसके बीच? तो अपवर्तनांक और क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल के बीच हम लोग शर्त देखते हैं। ठीक है। संबंध के बारे में चलते हैं। ठीक है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अर्थात क्या? क्रांति कोण एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध है। किसको क्या कहेंगे? क्रांति कोण एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध। अब ये दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक रिलेशन से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं कि आखिरकार रिलेशन होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक चित्र बनाते हैं। यह नीचे का मीडियम हो गया डेंजर मीडियम, जिसको हम कहेंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम। यह हो गया रेयर मीडियम, विरल माध्यम। विरल माध्यम हो गया। तो क्रांति कोण होगा तो कब होगा? क्रिटिकल एंगल कब होता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश को सघन से किस में जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। जब प्रकाश सघन से विरल में
विरल में जाएगी तभी क्रांति कोण घटित होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक नॉर्मल हम ले लिए, यहाँ पर यह जो सतह है और यहाँ से यह सतह से प्रकाश गुजरेगी, वह कंडीशन में यहाँ प्रकाश भेजे फिर ऐसे न जाके मुड़ते मुड़ते इस सतह से चला गया। तो यहाँ पर जो आपतन कोण जो है इसको नॉर्मल आपतन कोण न कह के क्रिटिकल एंगल कहेंगे। यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान हम मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, मान क्या लेने हैं, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। तो ये दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, तो जब दो माध्यम की बात आती है तो वहां पर आ जाते हैं स्नेल का नियम। वहां पर कौन आते हैं, स्नेल साहब। तो हम चलते हैं स्नेल के नियम से, विरल माध्यम स्नेल के नियम से, ठीक है, दिख नहीं रहा है, नियम से दिख रहा है। स्नेल के नियम से हम लोग चलते हैं। कब, इस माध्यम, नीचे के जो माध्यम है सघन माध्यम है, इस माध्यम को मान ले μ1, इस माध्यम को मान ले μ2। यह जो मीडियम है विरल उसको μ1 माध्यम ले लिए और यह जो मीडियम है उसको हम मान लेते हैं सघन माध्यम, जिसको μ2 से डिनोट किया गया है। तो μ2 माध्यम से किस माध्यम में ले जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि विरल मीडियम में जा रही है, ठीक है, रेरल मीडियम में जा रही है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम ले लिए 1, तो ये θ1 हम कह सकते हैं। नीचे का जो θ2 हो जाएगा, 2 के लिए θ2, वहाँ के लिए θ1। तो स्नेल का नियम से आप लोग जानते हैं कि होता क्या कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, μ2 बटा μ1 बराबर sin I बटा sin R, होता है कि नहीं होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कि μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 डायरेक्ट करते हैं। तो इसके लिए θ1 और μ1 और θ2 μ2, ठीक है। तो उस कंडीशन में यह जो मीडियम है विरल माध्यम, तो विरल माध्यम का मान लेते वायु माध्यम हो गया, तो उसका जो अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसका हम μ1, ये जो मीडियम है μ1, उस माध्यम का अपवर्तनांक हम 1 कह सकते हैं। और यहाँ पर जो साइन और θ1 हुआ तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पर जो दूसरा मीडियम है वह μ2 मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पर साइन θ2 इसको ले लिया गया है, क्योंकि 2 के लिए है, तो साइन और θ2 का मान हम कह सकते हैं इसके बराबर होगा, क्योंकि यही ना θ2 माना गया है, इसको 1 माना गया है। तो इसका मान हो जाएगा कितना के बराबर, IC के बराबर। तो 1 से मल्टीप्लाई इतना करेंगे, तो नहीं तो इसको छोड़ भी दीजिएगा, मीडियम मत मान लीजिए, वाई मीडियम ना ले लीजिए, छोड़ देते हैं μ1 माध्यम ले लेते हैं। कि अगर मान लेते हैं सघन में कोई कांच हो जाता है, आई ले लेते हैं कि जल हो जाता है, इस मीडियम भी बात करते हैं। चलो अभी गैस हम ना लेते हैं, एयर नहीं लेते हैं, उसी मीडियम पे चलते हैं, तो उसको लास्ट में कर देंगे हम। तो μ1 मीडियम हो गया, तो μ1 इंटू साइन 90 का मान होता है कितना, तो 1 होता है, बराबर हो जाएगा μ2 और साइन कितना हो जाएगा, IC। तो हम कह सकते हैं इसको हम इस तरफ लेके आते हैं, 1 के नीचे इसको हम लेके आएंगे, तो गुना में है तो यह भागा में आ जाएगा, और μ1 को एक तरफ, माने दोनों जो राशि है सेम है, अर्थात ये भी अपवर्तनांक, ये भी अपवर्तनांक एक जगह हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं, तो 1 बटा हो जाएगा साइन IC होगा ना, और बराबर क्या हो जाएगा, μ2 बटा μ1, यह हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं, इधर साइड में आते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर μ2 बटा μ1 बराबर 1 बटा साइन IC कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि यह मीडियम जो हो, यह मीडियम यदि μ1 = 1
कौन सा मीडियम हो जाए, यह मान लिया यदि μ1 बराबर 1, ठीक है, अर्थात इसको एयर मीडियम ले लेते हैं। ये जो विरल माध्यम है इसको हम कौन सा मीडियम ले लिए, तो एयर मीडियम ले लिए। तो जब एयर मीडियम लेंगे तो एयर का अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसके जगह पर हम 1 रखेंगे तो यहाँ बचेगा μ2 बराबर 1/sin IC। यही रिलेशन हो जाएगा क्रिटिकल एंगल और अपवर्तनांक के बीच। अगर दूसरा माध्यम रहेगा तो यहाँ पर 1 कर दीजिए कि 1, ठीक ना, μ2 किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, ठीक है, अर्थात 1 जो है दूसरे के सापेक्ष जो होगा उसके बीच जब क्रांति कोण कहेंगे तो इसके बीच जो रिलेशन आएगा 1/sin IC के इक्वल के बराबर आएगा, ठीक है। तो यही जो हो गया दो माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम दे दिया जाए कि अगर इसका माध्यम का अपवर्तनांक 1 हो जाए, इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं 2 हो जाए, तो क्रांति कोण निकालिए। तो हम लोग जरूर क्रांति को निकाल लेंगे, इसका मान हम 2 रखेंगे और यहाँ sin IC का मान क्रॉस करके निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, इसको उतार लिया। इसमें सिंपल यही लिखना है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। जो इसमें से प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यहाँ बना अपतन कोण क्रांति कोण IC है, बना यहाँ पर क्रांति कोण IC है और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। अतः चित्र से यही स्नेल का नियम से हम लोग चलेंगे, ठीक है। अगर वही हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, कोई न्यूमेरिकल हो जाए, अगर दिया हुआ रहे कि यहाँ पर जो है, अगर हम मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल हमको फाइंड आउट करना हो कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो अपवर्तन कोण का मान तो 90 डिग्री छोड़िए, ठीक है, और कहा जाए कि यह जो माध्यम है, यह मीडियम, इस मीडियम का अपवर्तनांक जो दिया हुआ है मान लेते हैं कि 1 दिया हुआ है, और इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 2। इसको हम मान लिए μ1 मीडियम और इसको मान लिए μ2 मीडियम। तो इसका μ1 का मान दे दिया 1 और इसका मान दे दिया 2, या मान लेते इसका मान 2 दे दिया और इसका मान लेते 4 दे दिया, जितना भी दे दे। अब पूछे कि बताइए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो क्या होता है कि यहाँ पर हम μ2 बराबर क्या जानते हैं, 1/sin IC। तो सिर्फ जब कब यह होगा, जब एक मीडियम एयर होगा, लेकिन यहाँ पर दो मीडियम है, इस मीडियम का मान 2 है और इस मीडियम का मान 4 है। तो उस स्थिति में यहाँ पर μ2/μ1 कहेंगे और बराबर हो जाएगा sin इतना IC। इस कंडीशन में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फाइंड आउट जो करेंगे μ2 का वैल्यू कितना है 4 है, μ1 का वैल्यू कितना है 2 है, बराबर 1/sin कितना हो जाएगा IC हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा कितना 2 बराबर हो जाएगा 1/sin कितना जी हो जाएगा IC हो जाएगा, इतना की इक्वल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और sin IC बराबर हो जाएगा 1/2। अब सोच लीजिए इस sin का मान है IC, अब इसी का मान जो इतना जो है एक 1/2, ये कितना का मान होता है 1/2 sin के रूप में। तो sin जो है IC 1/2 कितना का होता है बताइए, 1/2 कितना का होता है पता है, तो sin होता है कितना का, यह हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी 30 का होता है, ठीक है, गड़बड़ हो गया, 30 का होता है सॉरी, अर्थात यहाँ पर जो मान होता है 30 का होता है, ठीक है, इसलिए sin कैंसिल आउट, इसलिए sin IC बराबर हो जाएगा कितना 30 डिग्री। अर्थात ये जो किरण आ रही होगी 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही होगी, ठीक है। अर्थात इस प्रकार न्यूमेरिकल पूछेगा, कभी अपवर्तनांक दे पूछ लेगा, क्रांति कोण दिया हुआ रहेगा, तो इस प्रकार हमको इसको निकाल सकते हैं। ये कभी भी पूछता है तो ऑब्जेक्टिव के रूप में यह पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को अब थोड़ा सा कुछ मान लिख दे रहे हैं, क्रांति कोण का मान किसका कितना मान होता है, साथ ही साथ अपवर्तनांक लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो इसको उतार लीजिए। एक मीडियम है क्या, पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, और क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल, कि यह जो पानी में है, पानी
क्या होता है 48.75, अर्थात जल का जो होता है, पानी का, वाटर का होता है क्रिटिकल एंगल, याद रखिएगा 48.75, ठीक है। और क्राउन कांच एक प्रकार का क्राउन कांच है, ठीक है। ये जो क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक है कितना है 41.14 डिग्री, ठीक है। और घना फ्लिंट कांच, तो घना कहने का मतलब क्या है, उसका डेंसिटी ज्यादा होना, अर्थात अणु बहुत ही नजदीक होना, ठीक है। अर्थात अणु जब नजदीक होगा तो बहुत ज्यादा घना होगा, तो उसका डेंसिटी ज्यादा, क्राउन कांच हो लेकिन उससे भी ज्यादा इसका डेंसिटी हो, तो उस स्थिति में इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा 37.31 डिग्री, ठीक है। और डायमंड का, हीरा का जो होता है 24.41 डिग्री होता है, कितना होता है 24.41 डिग्री, ठीक है। अब आप लोग लिखिएगा अपवर्तनांक का कुछ मान लिख लीजिएगा, उसको हम लिख देते हैं। चलिए देखिए हम लिख दिए हैं पदार्थ तरल और इसका अपवर्तनांक, कोई वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, जो हम लगभग कह सकते हैं कितना 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अर्थात वायु का अपवर्तनांक होता है 1, ठीक है। इसलिए एक अपवर्तनांक होने के कारण इसको हम लोग कभी मान लेते हैं क्या, निर्वात मान लेते हैं, ठीक है। निर्वात मीडियम मान लिया जाता है निर्वात, लेकिन निर्वात होता नहीं है, निर्वात जहाँ पर कुछ भी नहीं हो उसे कहते हैं। अब जल वाटर मीडियम होता है 1, वाटर मीडियम में अपवर्तनांक का मान होता है 1.33, ठीक है। इसको निकालिएगा, ठीक है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या बोले थे कि लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब लाइट जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम उसका लाइट है, तो इसका माध्यम हम मान लेते हैं कि इस माध्यम हमको निकालना है, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ हो गया मीटर पर सेकंड, बताए थे ना। और हमको मान लेना है कि किस माध्यम में, कांच माध्यम में, तो ग्लास में, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड। या मान लेते हैं जल मीडियम में, तो जल मीडियम में यहाँ पर रखेंगे 2.25, ठीक है, और उसको रख के हल करेंगे, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो कट जाएगा सब, तो बचेगा 3/2, तो कितना 1.5 हो जाएगा ग्लास मीडियम में, ठीक है। ग्लास मीडियम में होता है प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 होता है, ठीक है। तो कांच पर भी डिपेंड करता है कौन सा कांच है, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जल पर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1.33 आएगा, ठीक है। और आइस में बात करते हैं तो 1.31 आता है। और कांच इस माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, कितना उसमें वेलोसिटी होता है। जैसे हम बात करते हैं कि म्यू बराबर हो गया, यहाँ पर प्रकाश की चाल और जिस मीडियम में चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तो अपवर्तनांक मान लेते हैं हमको आइस का निकालना है, किसी आइस का निकालना है, तो आइस का मान हो गया 1.31 बराबर कितना होगा 3 × 10⁸, और यहाँ पर हो जाएगा cm, यहाँ मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ cm माने मीडियम में प्रकाश की चाल, जिस मीडियम में, यहाँ पर IC कर देते हैं और CI करते हैं, माने प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, किस मीडियम में, आइस मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पर I कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो 3 × 10⁸ और 1.31, अब इसमें इतना से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा ना वही क्या हो जाएगा, उतना आ जाएगा गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना रूप में आ जाएगा। इसमें जितना भाग देंगे 3/1.31 से, तो जितना आएगा भाग देने पर यहाँ रख दीजिएगा, इतना पर आ जाएगा, तो अर्थात यह वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं उस माध्यम से। तो यहाँ पर वर्क में अपवर्तनांक कितना होता है, क्राउन कांच में 1.52 होता है, प्लेन कांच में 1.67 होता है, माणिक्य रब्बी में होता है, रूबी में होता है कितना 1.76 होता है, डायमंड में कितना होता है 2.42, और एल्कोहल में होता है 1.36। और भी बुक में दिया हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और याद करिएगा तो ठीक ही है, याद हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, कम समय लगेगा, लेकिन निकालने के भी तरीका बता दें, आप लोग निकाल भी सकते हैं उसके वेलोसिटी ऑफ लाइट से जिस मीडियम में कह रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ घटनाएं, वायुमंडल में अपवर्तनांक के कारण कुछ घटनाएं घटती है, अपवर्तनांक के कारण वायुमंडल में कुछ घटनाएं घटती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में अपवर्तनांक के कारण एक घटना आप लोग रोचक जानते होंगे कि तारे टिमटिमाते हैं, आप लोग जान रहे होंगे, आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे कि तारे टिमटिमाते हैं, तो क्यों। तो रियल में ये भी जानते हो कि तारा वास्तव में टिमटिमाता नहीं है, लेकिन वहां से जो लाइट आता है
टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। हम मान लेते, इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यह अर्थ हो गया, यह ले लिए अर्थ, ठीक है, यह अर्थ ले लिए, यह अर्थ हो गया। अब यहाँ पर कोई भी प्रेक्षक, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर सन है, यहाँ पर मान लेते हैं कि सूरज हो गया, सन हो गया। तो सन जो इतना उसके पास लाइट है कि हम लोगों को टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही यह नजदीक है। लेकिन यही रात्रि की बात करते हैं, दिन के समय पे तो तारा दिखाई नहीं देता है, तो टिमटिमाने वाली बातें नहीं है। तो रात्रि के समय बात करते हैं, तो रात्रि के समय में क्या होता है, बहुत सा तारा आकाशों में हमको दिखाई देता है। ये जो जितने तारे हैं सभी का अपना प्रकाश होता है। तो यह जब प्रकाश, इस मान लेते हैं पृथ्वी हो गया, अब पृथ्वी की यहाँ तक इसका वायुमंडल है, मान लेते हैं कि यहाँ तक उसका वायुमंडल है, ठीक है। तो यहाँ तक वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल में बहुत सा गैस होगा, बहुत सारा गैस होगा, अनेक प्रकार का गैस जानते हैं, धूलकण होगा, सब यहाँ पर मिश्रण यहाँ पर वायुमंडल में मौजूद होगा। गैसों का यह मिश्रण है, इसलिए इसको वायुमंडल कहते हैं। धूलकण भी होगा, जलवाष्प भी होगा, सब होगा। तो जैसे ही यहाँ से आने वाली प्रकाश, मान लेते इस तारा से प्रकाश आ रही है प्रेक्षक के पास, यह देखने वाला व्यक्ति हो गया। तो जो तारा से प्रकाश आ रही है, तो आने के क्रम में कुछ यहाँ पर घटनाएं होती है। घटनाएं क्या होती है कि ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का यहाँ पर घनत्व समान नहीं रहता है। कभी घनत्व डेंसिटी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो कभी डेंसिटी कम हो जाता है। घनत्व में परिवर्तन होते रहता है। तो परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वहाँ पर जो ताप है, ताप के कारण हवा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बहते रहती है। यहाँ पर घनत्व कुछ होता है, यहाँ घनत्व कुछ, यहाँ पर घनत्व कुछ, अर्थात यहाँ पर वायुमंडल का घनत्व समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गर्म हवाएं जो होती है यहाँ से नीचे ऊपर की उठती है और ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती है। मान लेते हैं कि यहाँ से गर्म, पृथ्वी के अर्थ से गर्मी पा करके यहाँ के जो लेयर का हवा है वो तेजी से ऊपर गया, तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हवा जो होगा कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर में आ जाएगा। तो जब प्रेशर लो तो यहाँ पर हवा आएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा हवा हो जाएगा, तो प्रेशर ज़्यादा हाई प्रेशर के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से हवाएं, ठंडी हवाएं तेजी से यहाँ पर जाएगा। तो कभी क्या होगा, उधर हवा कभी उधर हवा, हवा बहते रहेगी, चलते रहेगी। तो जैसे ही बहते रहेगी, तो जैसे यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर धूलकण जाते हैं, तो जैसे ही धूलकण जाता है तो इस प्रकाश को जाने से बंद कर देता है। तो क्यों? क्योंकि यह तो छोटा धूलकण है, छोटा अकेले संभाल लेगा कैसे? तो कैसे संभालता है? क्योंकि यह जो तारा है पृथ्वी से बहुत दूर है। अब पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण इसका प्रकाशीय पथ बहुत छोटा हो जाता है, एकदम धूलकण के बराबर हो जाता है। जितना बड़ा धूलकण उससे भी उसका प्रकाशीय पथ छोटा हो जाता है। जैसे ही यह आता है, इसके प्रकाशीय पथ के बराबर या उससे बड़ा कण वहां पर उसके रास्ते में जैसे ही जाती है, तो यहाँ से जो जाने वाली प्रकाश थी प्रेक्षक के पास, वह जाना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश जब चल रहा है और धूलकण माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का वेग घट जाएगा। अब इसमें जाएगा, हो के जाएगा, तो उसके वेग से जाएगा, तो जाने में बहुत टाइम लगेगा। तब बोले क्या होता है कि यहाँ से यह जाने से, उसमें ढलने के बजाय यहाँ से वह कण
वह कण दिखाई दे आप लोगों को, वह कण क्या हो जाती है, यह जैसे इसके पथ पाता है तो इसके प्रकाश जाना बंद कर देता है। वह कण जैसे इसके पथ पाता है यहाँ से अपवर्तन के कारण प्रकाश जाना बंद कर देता है। तो जैसे ही बंद करता है तो इसको लगता है, इस प्रेक्षक को जब देखते रहता है ऊपर की तरफ है तो कहता है कि प्रकाश नहीं आ रहा है, तारा बुझ गया, लाइट बुता लिया। लेकिन जैसे यह धूल कण हटा तो प्रकाश जाना स्टार्ट, क्योंकि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, माने 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हटा, पहुंचा, बहुत कम समय में जल्दी पहुंच जाता है। तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है, तब फिर देखता है कि अरे तारा से प्रकाश आ रहा है। फिर जैसे धूल कण यहाँ से मान लेते चला गया तो जाना बंद, तो फिर लगा कि नहीं जा रहा है, जैसे ही हटा तो फिर जाना स्टार्ट कर दिया। मान लेते अगला बार यहाँ पर धूल कण आया तो फिर प्रकाश जाना बंद, फिर जैसे ही हटा यहाँ से धूल कण तो फिर प्रकाश जाना स्टार्ट कर देता है। यह बार बार होते रहता प्रक्रिया। तो वास्तव में यह अपना प्रकाश को बंद अर्थात ऑन ऑफ नहीं कर रहा है, प्रकाश तो दे ही रहा है, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के कारण हम लोगों को लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। तो कह सकते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। सिंपल यही लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का घनत्व जो है हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसका घनत्व हमेशा परिवर्तन होते रहती है। वहां पर गर्म तथा ठंडी हवाएं बहती रहती हैं, ठीक है। तो तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रेक्षक के पास पहुंचने के क्रम में उसके प्रकाशीय पथ पर धूल कण, जलवाष्प इत्यादि पहुंचने से वह प्रकाश को अपवर्तन के कारण नहीं पहुंचा पाता है, और वह पथ से पुनः हटने के बाद पुनः प्रकाश वहां पर पहुंच जाती है। तो इस घटना में देखा जाता है कि तारे टिमटिमाते हैं, अतः वास्तव में तारा टिमटिमाता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ऐसी और भी घटना है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखाई, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 4 मिनट का अंतर होता है, तो यह अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। ये भी यही इसी का ही घटना का उदाहरण है कि सूर्योदय के समय 4 मिनट का समय लगता है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। जब सूर्योदय होता है तो 2 मिनट का अंतर लगता है। जब सूर्योदय होता है तो 2 मिनट का अपवर्तन के समय में अंतर होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो उस समय 2 मिनट का अंतर होता है। तो टोटल हो जाता है 4 मिनट का अंतर, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर यह जो मान लेते हैं पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, और यह मेन इसका पॉइंट हो गया, ठीक है। यह मेन पॉइंट हम ले लिए, ठीक है। उस कंडीशन में जब मेन पॉइंट ले लिए तो मान लेते हैं कि प्रकाश जो सूर्य जो है यहाँ से आ रही है, सूर्य यहाँ पर उदय हुआ, सूर्य यहाँ उदय हुआ, सूर्योदय हुआ, चाहे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सूर्योदय है, तो यहाँ से प्रकाश जब जाती है तो यहाँ पर अपवर्तन के कारण ऐसे थोड़ा मुड़ जाती है, ठीक है। जब मान लेते सूर्यास्त होती है तो उस कारण अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, अब प्रेक्षक तक पहुँचती है, और जब प्रेक्षक तक पहुँचती है तब प्रेक्षक तक पहुँचने के क्रम में यहाँ पर हालांकि रियल में सूर्य यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन सूर्यास्त होने के बावजूद भी हमको यह सूर्य दिखाई देता है। यहाँ पर जो टाइमिंग होता है 2 मिनट का अंतर होता है। साथ ही साथ अगर हम मान लेते हैं कि सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से भी क्या होता है, वह थोड़ा सा 2 मिनट का अंतर लेता है, अर्थात सूर्योदय रियल में नहीं होता है, उसके पहले ही वायुमंडल में अपवर्तन के कारण किरण प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंच जाती है। उस स्थिति में 2 मिनट का अंतर लगता है, अर्थात यह टोटल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय टोटल 4 मिनट का अंतर लगता है। इसको ज़्यादा ऐसा पूछता नहीं है बोर्ड में, एकदम सिंपल है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, बस उतारने की कोशिश मत करिएगा। ध्यान रखिएगा 4 मिनट का अंतर लगता है सूर्योदय और सूर्यास्त में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हम पढ़ाए थे, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन पढ़ाए थे उस पर एक एग्जाम्पल ले।
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कुछ संबंधित रिलेटेड है, कुछ घटनाएं हैं, उस घटनाएं को आज नहीं कल हम बताएंगे। मृग मरीचिका के बारे में, डायमंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।